गुजरांवाला में अपोजिशन का अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा। अपोजिशन के हुकूमत पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद करने के इल्जामात। सारे डाकू इकट्ठे होकर एनआरओ मांग रहे हैं। वजीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब। क्या अपोजिशन की एहतिजाजी तहरीक हुकूमत के लिए खतरा बन सकती है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल जोसेफ से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर से और रहनुमा पीपुल्स पार्टी सहर कामरान से। वेलकम टू द शो। आज गुजरांवाला के जलसे से पीडीएम की तहरीक का आगाज हो चुका है। इस जलसे की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि इससे अपोजिशन की ताकत और तहरीक की जो सिमत है, जो डायरेक्शन है, वो उसका भी तारीख की इससे तमज़रीफी ये है कि 6 साल पहले धरने से कबल तहरीक इंसाफ नून लीग हुकूमत पर रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद करने के इल्जामात लगा रही थी। आज वही इल्जामात नून लीग तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर लगा रही है। जलसे में शुरका की तादाद पर भी वही पुरानी बहस जारी है। तहरीक इंसाफ जलसों में अवाम की तादाद की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की दावे करती थी। आज ऐसे ही दावे नून लीग कर रही है। उस वक्त नून लीग पीटीआई का तमस्खर उड़ाती थी और कहती थी कि जलसे भरने से हुकूमतें नहीं जाती। आज ऐसी बातें पीटीआई करी है। इससे साबित होता है कि हमारी सियासत में कुछ भी नहीं बदला है। जलसे से कबल एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार भी वैसे ही जारी है। अपोजिशन का क्या है, वो महंगाई और अवामी मुश्किलात के खिलाफ मैदान में उतरी है और यकीनन इस एक पॉइंट पर उनको अवाम की पजीराई भी मिलेगी, क्योंकि महंगाई यकीनन इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है। अपोजिशन की तहरीक का मकसद सिर्फ दबाव डालना है या एनआरओ लेना है, जो कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के सारे डाकू इकट्ठे हो चुके हैं। अगर एनआरओ उनको दे देंगे तो शायद मामला हल हो जाए। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, लेट्स वॉच इट। कई दफा टेम्पटेशन आती है कि कौन स्ट्रगल करे सारा वक्त, सुबह उठो वो सारे डाकू इकट्ठे होके कभी कुछ करे कभी करे। आसान रास्ता ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको माफ कर दो, इनको एनआरओ दे दो। आसान रास्ता है, जिंदगी आसान हो जाएगी। चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 4-3 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है। दूसरी जानिब आज सेनेट में खिताब करते हुए सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि महंगाई की वजह से अवाम की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। पीडीएम की तहरीक अब नहीं रुकने वाली। लेट्स वॉच इट। हम 53 रुपए पे छोड़ गए थे, हम बुरे हैं। आप 110 रुपए पे बेच रहे हैं, आप बड़े अच्छे कैसे हो सकते हैं? हम 35 रुपए पे जो चीज छोड़ के गए थे, आप 80 रुपए की बेच के अच्छे कैसे हो सकते हैं? शायद साहब बड़ी तो भाई बात ये है, ये पीडीएम वैसे ही नहीं बनी। ये अगर ये काम ना किए हुए होते, अगर हमारे साथ लोग ना होते तो पीडीएम भी ना होती। पीडीएम जो है ये एक तूफान है और ये तूफान जो है इसने अपना रुख अख्तियार कर लिया है। So very interesting times ahead ये नजर आ रहा है। कमल जोसेफ साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लेकिन 2014 आपको याद तो नहीं आया और लगा नहीं कि ये नाउ हर चीज़ वही है, बट आप एक दूसरी साइड पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फरिया। आपने ये जब जुमला बोला मेरे दिल पे छुरियां चल गई कि सब कुछ वही है और सिर्फ शायद इधर वाले उधर और उधर वाले। ये अवाम का पर्सपेक्टिव है। अवाम का बिल्कुल ये पर्सपेक्टिव नहीं है। अवाम का जो पर्सपेक्टिव है उसकी मैं तर्जमानी करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि अवाम का क्या पर्सपेक्टिव और रियलिटी क्या है। सब कुछ इस तरह बदला है और बिल्कुल बदला है। ये वो मंजरनामा है जिसकी 2011 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि जब इन चोरों डाकुओं की चोरी पे हाथ पड़ेगा, जब इनका एहतसाब का अमल स्टार्ट होगा, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये मोहतरमा बीबी जो आज जिनके वालिद साहब को 1 घंटे में 3-3 हार्ट अटैक हो जाते हैं और कोई सवाल नहीं करता कि मेडिकल साइंस के इतने बड़े अजूबे को आपने बाहर क्यों भेज दिया था, यहाँ रखते हम उसके ऊपर पूरे नए जर्नल्स छापते। इनके तो झूठों की कोई इंतहा नहीं। इनसे पूछा जाए कि आज से 2 साल पहले तो ये इमरान जरदारी भाई भाई के नारे लगवाया करती थी और फरमाया करती थी कि भाइयों याद रखना, इमरान खान पे जब मुश्किल वक्त आता है वो लंदन भाग जाता है। उस वक्त भी शायद ये भूल गई थी वालिद अपने का नाम लेना। और आज आप मुझे बताइए कि ये वही बिलावल साहब है ना जो मौलवी नवाज शरीफ के बारे में बात करते थे, जो कहते थे इस मुल्क को आप इंटरनेशनल चोर हैं, मोदी के यार हैं, आपने इस मुल्क को खा लिया। और जरदारी
जरदारी साहब ने खड़े होकर कहा कि मुझे तो अल्लाह भी अब माफ नहीं करेगा अगर हमने आपको दोबारा मौका दे दिया। और उसके बाद दूसरी तरफ से वो क्या फरमाते थे, तुम्हारे पेट फाड़ेंगे, करप्शन का पैसा निकालेंगे, इस अवाम को तुम लूट के खा गए, सरे महल की बात होती थी। क्या वो सब झूठ था या वो एक हिस्टोरिक फैक्ट है इस सियासत में? पीटीआई, आपने बिल्कुल सही बात की, इस हद तक मैं आपसे एग्री करती हूँ। एक जमात थी जो जलसे या धरने की उस पर गई, वो भी किस वजह से गई? 4 हलके खोलने की बात की थी, पूरे इलेक्शन को खत्म नहीं, सिर्फ 4 हलके। और वो 4 हलके जब खुले तो हमारा स्टेटमेंट और हमारा मौकफ सही साबित हुआ। उस वक्त ये हुआ था कि आज के जो पीडीएम है, जुडिशल कमीशन ने नहीं मौकफ सही साबित किया, भाई इन्होंने नहीं कुछ होने दिया। 1 साल तक हमने इनकी जो असेंबलियों में हम साथ बैठे, लेकिन आपको सिर्फ इतना फर्क बता दूं, उस वक्त भी इनकी मुकमका की सियासत थी, उस वक्त भी ये सब भाई भाई थे, और उस वक्त भी जो इन्होंने चार्टर ऑफ डकैती साइन किया था उसके मुताबिक सब मिलके अपनी अपनी जगह पे खा रहे थे। और जब हमारा धरना स्टार्ट हुआ, आपको शायद याद होगा, इन्होंने जॉइंट सेशन बुला लिया था, सब फिर इकट्ठे हो गए थे। आज वो जॉइंट सेशन आपको बाहर कंटेनर पे नजर आ रहा है। इमरान खान की मेहरबानी चेक करें, नो इट्स नॉट सेम। हुआ ये है कि जो इनको यकीन नहीं था कि कभी इनके पांवों के नीचे से जमीन जो है वो तंग कर दी जाएगी या इनको कभी हिसाब भी देना पड़ेगा। जो ये एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाया करते थे, जो चौधरी निसार की 2015 की वो एक इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने मसवदे रखे, पलंदे रखे और खुर्शीद शाह साहब के बारे में पूरी बयान किया। जो इनकी बातें हैं वो आज चलाएं और अवाम को सिर्फ याद दिलाएं और इनसे सवाल पूछें कि क्या आपने 10 साल जब इस मुल्क पे सियासत की या उससे पहले जो सियासत की, क्या आप अवाम को झूठ बोलते थे? आज आप सच्चे हैं या उस वक्त आप सच्चे थे? ठीक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि उस वक्त एक दूसरे को चोर चोर कहने वाले, करप्ट कहने वाले, मुल्क के खिलाफ इंटरनेशनली एक थ्रेट कहने वाले, मुल्क को बेचने वाले, गद्दारियों के एक दूसरे पे इल्जाम लगाने वाले, क्या सारा टाइम सिर्फ झूठ बोल रहे थे और आज वो सब सच्चे हो गए? राइट। हमारी स्ट्रगल वाज बुनियादी एंड वाज नजरियाती। इमरान खान ने जब स्ट्रगल शुरू की, एक सिर्फ जुमला सुनिए, इमरान खान की स्ट्रगल में इमरान खान के ऊपर ना करप्शन के चार्जेस थे, ठीक है, ना वो कन्विक्टेड पाकिस्तान की अदालतों के क्रिमिनल थे, ना वो इस मुल्क से मफरूर थे और टीवी पे हमारे साथ या वहां से ऑनलाइन खिताब करते थे। वो साथ खड़े हुए थे और अवाम का वो लड़े थे। कामरान साहिबा, प्राइम मिनिस्टर ने आज ही कहा कि मैं सोच रहा हूँ, एटलीस्ट सोचा जरूर है उन्होंने कि एनआरओ दे दूं, लेकिन मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। इज दैट करेक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, एनआरओ तो दिया इन्होंने, एनआरओ इन्होंने अलीमा बाजी को दिया है, एनआरओ इन्होंने जहांगीर तरीन को दिया है, एनआरओ इन्होंने जुल्फी बुखारी को दिया है, एनआरओ इन्होंने फैसल बावड़ा को दिया है। इनकी अपडेट्स गलत है। पहली बार वापस पाकिस्तान आ गए, उनका बेटा पैदा होता है, इनके घर भी मिठाई भिजवा देते हैं। फरिया, या तो ये फरिया आप डिसाइड कर लें किसने बोलना है, आप इनको मौका दें, मौका दें। खबर उन्होंने दी है कि जुल्फी बुखारी साहब के बेटा आपको मुबारकबाद दे रही हूँ, आप माशाल्लाह तीसरे भतीजे की फुप्पो बनी है, आपको मिठाई भेज देंगे, उनका नाम निकाल दें इस एनआरओ वाली लिस्ट में से। फरिया, आप इनसे बात करा, जब ये खत्म कर ले तो मैं बात करूंगी। नहीं, उन्हें बात खत्म कर ली, वो अच्छी खबर थी इसलिए मैंने उनको करनी थी। बुखारी साहब उनको बिल्कुल मुबारक हो, उनकी ऑफशोर कंपनीज पे, उनकी फॉरेन नेशनलिटीज पे उन पे कोई बात नहीं होती, बिल्कुल बात नहीं होती। फैसल बावड़ा पे बात नहीं होती, बीआरटी पे एनआरओ है, ये मैडम जब्बा पे एनआरओ है, फॉरेन फंडिंग पे एनआरओ है, परवेज खटक पे एनआरओ है, कयानी साहब पे एनआरओ है, जफर मिर्जा पे एनआरओ है, जितने दवाइयों की कीमतें बढ़ी उन सब पे एनआरओ है, आटा गंदम पे एनआरओ है, तेल की कीमतें, तेल गायब होने पे एनआरओ है। एनआरओ तो हमें रोज नजर आता है। परवेज मुशर्रफ को एनआरओ दिया और बहुत सारे एनआरओ है। किसने दिया? तो ये तो जरदारी साहब ने उन्हें खातून, आप जरा खामोश हो जाए, फिर मैं आपको कुछ देखिए, आपके बोलने की जो है ना धूम आपके मोहल्ले में भी है। मैं अगर फिर कुछ बोलूंगी तो आपको परेशानी होगी। आप थोड़ा सा लिहाज करें और सुनने की, मुझे पता है आप लोग घबराए हुए हैं, मुझे पता है आपको घबराए हुए हैं। नो पर्सनल कमेंट्स एट ऑल, लेट हर फिनिश सेंटेंस प्लीज सर। आपके लगता है प्लीज इनके सियासी आर्गुमेंट खत्म हो गए हैं तो जो बना के लाने हैं वो लाने ओके, एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर ना तमीज है, ना तहजीब है, ना अखलाक। आज मुझे पता है ये घबराए हुए हैं, आज मुझे पता है कि घबराहट और बुखराहट बहुत है। आज यही हालात होगी। ये आप सिर्फ ये याद रखें कि चोर और डाकू कौन था।
जो आज इनके साथ है। आज ये बताएं शेख रशीद को ये क्या कहते थे, आज ये बताएं कि परवेज इलाही को ये क्या कहते थे, आज ये बताएं इनके दाएं बाएं जो बैठे उनको ये क्या कहते थे। ये इस किस्म की बातें करने के बजाय आप दलाइल, आप ये बताएं कि आपने अवाम की जिंदगी क्यों तंग कर दी। जलसागाह में मौजूद हैं, कवर करें। ऐसा बताएं क्या कितने लोग हैं वहां पर, कहां पर पहुंची है रैली, कितने बजे तक स्पीच एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल, फ्रीहा जो इस वक्त स्टेडियम है गुजरांवाला का जिन्ना स्टेडियम, वो आवाम से भर चुका है, लेकिन जो मरकजी कायदीन है वो तक यहाँ पे नहीं पहुँचे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है फ्रीहा मुझे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फ्रीहा जो गुजरांवाला का जिन्ना स्टेडियम है आवाम से भर चुका है। तमाम जगह पर लोग जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे जलसागाह में, और जलसागाह जो है वो आवाम ही आवाम नजर आ रही है। तीनों जमातों जो पीआर नजर आ रही है, तीनों जमातों जो उनके झंडे हर तरफ नजर आ रहे हैं, जबकि उनके झंडे हर तरफ नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानब लोगों के सर ही सर नजर आ रहे हैं। ये स्टेडियम जो है इसमें इंतजामिया की कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना है। इंतजामिया की जानब से 6 फुट के फासले पर कुर्सियां लगाई गई, लेकिन जब आवाम यहाँ पे आई है तो उन्होंने तमाम जो इंतजामात हैं उस साइड पे करके वो अपने कायदीन को देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। इस वक्त स्टेडियम जो है वो आवाम चुका है। राइट। जो इस वक्त रैलीज हैं उनको पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्या लोग रुकेंगे उस वक्त तक? देखने वाला है यहाँ पे आम रूटीन में देखा गया है कि कारकुन जैसे जैसे लेट होते हैं, कायदीन कारकुन जो है वो घरों को जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस स्टेडियम में जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, खवातीन जो है जिनमें बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तमाम लोग जो है वो जैसे जैसे टाइम जो है गुजरता जा रहा है उनका जोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। खवातीन इस वक्त यहाँ पे मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि खवातीन की बहुत बड़ी तादाद फ्रीहा जो है इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है, और जो अपने कायदीन है उनमें पीपल्स पार्टी की खवातीन है, मुस्लिम लीग नून की खवातीन है, जबकि बाज़ जो कारकुन जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात से है। वो अपने अपने तमाम जो कारकुन है अपने अपने कायदीन को देखने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए इस वक्त बेताब नजर आ रहे हैं। और कारकुनों का कहना है कि जब तक उनके कायदीन जो वो क्या चाहते हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, कुछ लोगों से आपने पूछा? ये फ्रीहा आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। आई कैन सी के पीछे बहुत जोश और खरोश है लोगों का, बड़ी आवाजें आ रही हैं। दोबारा हम आपसे राब्ता करते हैं ताकि हम ये सवाल पूछ सकें कि कुछ लोगों की भी आवाज सुने कि जो लोग वहां पर आए हुए हैं और बड़ी तादाद में आए हुए हैं वो क्या चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली उनका मुतालबा क्या होगा। मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच जुबैर साहब। यकीनन आज का दिन अहम है, एक बड़ा शो ऑपोजिशन ने करना है, आगे क्या होगा उसके बाद? मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जुबैर साहब, आप इस वक्त कहां पर हैं और किस वक्त तक जलसागाह में लीडरशिप पहुंचेगी और फिर क्या लाहे अमल होगा? अभी हम तकरीबन मेरा ख्याल है 45 मिनट में गुजरांवाला एंटर होंगे। अब जाहिर है हमें कोई अंदाजा नहीं है गुजरांवाला में स्टेडियम तक पहुंचने के लिए हमें कितना एफर्ट करनी पड़ती है। तो लेट्स सी कि क्या कितना आसान या मुश्किल होगा, बट इस वक्त तक जो हमने देखा है तो वो तो अल्लाह का शुक्र है, और इतना अनप्रेसिडेंटेड कभी इस्तकबाल कभी नहीं हुआ होगा। मेरा नहीं ख्याल है कभी, रियली कभी अगर हुआ हो तो हुआ हो, बट इट हैज बीन एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड।
गुजरावाला में हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं। सो आप लोगों के पहुंचने तक आपके ख्याल से आपके क्राउड में लोग वहाँ पर होंगे, या ये ना हो जैसा कि हामिद मीर साहब कह रहे थे कि ये ना हो कि देर होने की वजह से कुछ लोग जाना शुरू हो जाए? नहीं, आप इसकी फिक्र ना करें। मरियम नवाज इससे पहले भी पिछले साल जाती थी, 2-2 बजे तक लोग इंतजार करते थे, 3 बजे 4 बजे भी सुबह तक इंतजार किया। ये तो अभी हम एक जद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं, ये किक ऑफ है, आज पहला जलसा है, तो लोग बिल्कुल इंतजार करेंगे। लोग जितने तंग आए हुए हैं इस हुकूमत से, उनके लिए तो जाहिर सी बात है एक किरण, एक उम्मीद की किरण है मरियम नवाज, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतनी सेक्रीफाइस देके वो वहां तक पहुंचे हैं, डराने धमकाने के बावजूद और रुकावटें खड़ी करने के बावजूद लोग पहुंच रहे हैं और पहुंचे हैं। और अभी जो हमने जितनी मुश्किल से हम लाहौर से निकले हैं कि हमारी अपनी जो जीप है वो जैसे गुजरने लगी तो पीछे से कंटेनर खड़ी करके ताकि काट दें, पिछले जुलूस को जाने ना दें। और आपको पता है कि फिर आधे घंटे लड़ाई करनी पड़ती है और वर्कर्स को वहाँ जमीन पर लेटना पड़ा कि ताकि कंटेनर ना उनके ऊपर चढ़े, ताकि आगे से ट्रैफिक फिर जा सके। मोबाइल से तो हर चीज की वीडियो बना रही होती है ना। कंवल शौजब साहिबा की रिक्वेस्ट है कि हमसे वीडियो भी अगर आप शेयर कर लें। लेकिन हम आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने कहा कि तहरीक के इंसाफ से मुकामी आबादी के जरिए जलसा कर रही थी, जबकि अपोजिशन मुख्तलिफ जगहों से लेकर आ रही है और बहुत ज्यादा आपकी पार्टीज हैं। सो कंपैरिजन नहीं बन सकता पीटीआई के जलसे से और आप सबके जलसे से। दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड। प्राइम मिनिस्टर को मेरा ख्याल है रिकॉर्ड भी नहीं पता। 2018 का जो धांधलीशुदा इलेक्शन था ना, उसमें गुजरावाला में स्वीप किया था पीएमएलएन ने। 1988 से स्वीप कर दिया पीएमएलएन गुजरावाला। तो हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को भी बता दें कि इमरान खान साहब गुजरावाला में सारी चीजें एमएनए और एसपी हमने, तो अगर हमारे साथ रिपोर्ट नहीं है तो फिर किसके साथ रिपोर्ट है? ये बात तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यहाँ पे आपकी तमाम ही एमएनएज है, लेकिन धांधलीशुदा इलेक्शन में आप लोग कैसे जीत गए यहाँ से? मतलब वो जितनी धांधली कर सकते थे उतनी कर सकते थे ना। ये तो नहीं कर सकते थे कि 342 की 342 सीटें निकाल देते। मतलब कोई क्रेडिबिलिटी भी छोड़नी थी या नहीं छोड़नी थी? जब शहबाज शरीफ को कराची में फैसल वाटर से हरवा देते हैं आप, और आप रिजल्ट चेंज करते हैं रात में, जब आरटीएस बिठा देते हैं। आरटीएस क्यों बिठाया था? किसने बिठाया था? आज तक फाइंड आउट करने की कोशिश की है? किसी ने इंटरेस्ट दिया कि आरटीएस क्यों बैठ गया था? दैट वाज द ऑफिशियल मैकेनिज्म जिसके थ्रू रिजल्ट डिक्लेयर होने थे। राइट। कुछ लोगों का पीएमएलएन का मुतालबा री इलेक्शन का ही है। जी बिल्कुल। और यही मुतालबा तमाम जमातों का आपके साथ? बिल्कुल जी। सो आप चाहते हैं कि असेंबलीज खत्म हो जाए? जी बिल्कुल। जिसमें सिंध असेंबली भी शामिल है? सब शामिल, सब खत्म हो जाए। असेंबली तो जाए ना सबसे पहले। इसमें कुछ खदशात, मेरा खदशा ये बिल्कुल नहीं है, आई एम जस्ट रिपीटिंग। कुछ लोगों ने खदशात का इजहार किया है कि कहीं सिस्टम को नुकसान ना हो। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ये अच्छा है, पहले धांधलीशुदा इलेक्शन के थ्रू इम्पोज किए जाएं, बिठा दिए जाएं, फिर निकम्मा पन से लोगों की लाइफ तबाह बर्बाद करते हैं और फिर कहें कि जी वो सिस्टम को खतरा है कि अगर हम जलसे करेंगे जुलूस निकालेंगे। ये कौन सा सिस्टम है? मतलब ऑपोजिशन का काम होता है कि वो हुकूमत पर चेक होता है, हम वही कर रहे हैं। हम कोई ऐसे हम वो नहीं कर रहे जो इन्होंने किया था, जो तहरीक चलाई थी जिसमें वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई थी, जो शेख मुजीबुर रहमान के बाद पहली दफा किसी पॉलिटिशियन ने चलाई थी। और चलाई किस बेसिस पर थी? 29 सीटें असेंबली में थी, हमारी 186 थी, और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं। हमने क्या किया अभी तक? ओके, कमिंग टू मरियम नवाज, आप उनकी तर्जुमान भी हैं। क्या कह रही थी मरियम नवाज साहिबा? कितनी पुरजोश हैं कारकुनान को देखकर, लोगों को देख के? एंड सेकेंडली जो ये खदशा था कि मरियम नवाज को शायद गिरफ्तार कर लिया जाए, खुद भी उन्होंने इस खदशे का इजहार किया, ऐसा नहीं हुआ। सो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने किसी हद तक फ्री हैंड जरूर दिया है? किसी हद तक देखना, गवर्नमेंट भी वे करती है कि ऑप्शन अगर अरेस्ट करेगी। पिछले साल अरेस्ट कर दिया था जब वो 8-10 जगह गई थी, उसके दूसरे दिन अरेस्ट कर दिया था लास्ट ईयर अगस्त में। तो उससे क्या मिला था हुकूमत को? तो
ये जाहिर है हिस्ट्री में हमने देखा इन चीजों से मिला तो था, खत्म हो गई थी जलसे होना, खत्म हो गई थी आवाज आना। सो उसका फायदा किसी हद तक तो जरूर हुआ था उनको। जुबैर साहब से राब्ता बंद हो गया। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। शिबली फराज साहब ने क्राउड के हवाले से कुछ कहा था, लेट्स वॉच दैट। हुकूमत पंजाब ने इनकी सहूलत के लिए सैनिटाइजर्स और मास्क भी फराहम किए हैं, लेकिन मेरी पंजाब हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है कि वो इनके लिए रुमाल भी इनको दें। रुमाल इसलिए दें कि ये अपने चेहरे छुपा सकें, क्योंकि जो एक दूसरे को ये चोर चोर कहते रहे तो अपना मुंह भी छुपा सकें। आज मैंने इनको कल एक चैलेंज दिया था चेयरमैन साहब, मैंने चैलेंज इनको ये दिया था कि आप इस स्टेडियम को आप भर दें, नहीं कर सकेंगे आप। तो इधर इन्होंने शिकस्त फौरन मान ली कि आधे स्टेडियम को इन्होंने स्टेज बना दिया ताकि भर सके। मुशाहिदुल्लाह खान, आपकी नजर में सिर्फ एक शेर करता हूं, तू यहीं हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, तू यहीं हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। क्या ये चैलेंज देना चाहिए था कंवल शौजब साहिबा, क्योंकि जाहिर है उनका हब है गुजरावाला, पीएमएलएन भारत लेक पंजाब में बड़ी सीटें लेकर आई है, जीटी रोड पर उनकी वैसी पॉपुलैरिटी और जमातें भी हैं, कैसे हो सकता है स्टेडियम ना भरे? देखिए मेरे ख्याल में तो स्टेडियम को इससे ज्यादा भरना चाहिए जितना है अभी। जब 11 तो गया ना, आप लोग कह रहे हैं भरे अच्छी बात है। मेरे तो खैर इससे फर्क स्टेटमेंट थी मेरी शिबली फराज साहब से। मेरा ये ख्याल है कि अगर ना भरे तो वो उनके लिए ज्यादा अलार्मिंग है कि अगर 11 बड़ी पार्टियां और जिनमें से 3 मेन पार्टीज हों जिन्होंने इस मुल्क पे 3-3 दफा हुक्मरानी की हो, 4-4 दफा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसका तकरीबन 1.25 करोड़ वोटर रहा हो, पीपल्स पार्टी जिसने वफाक में भी हुकूमत की हो, सिंध में उनकी अभी भी हुकूमत है, और फिर भी अगर वो आप उनको मतलब ये सब इनके सपोर्टर हैं या आपके खिलाफ हैं? देखिए मैं समझती हूँ कि ये सब वो हैं जिनको मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत ही पाकिस्तानियों की जो रिकवरी चाहिए है। अभी देखिए इतनी इंटरेस्टिंग बात जुबैर साहब ने कहा कि उनका आप फिक्र ना करें, 2 बज जाएं 3 बज जाएं बंदे कहीं नहीं जाएंगे। जाहिर है जब तक आप उनकी पेमेंट नहीं करेंगे, बेचारों को जो आपने लारे लगाए वो देंगे नहीं, कुछ खाने को नहीं देंगे, कोई एंटरटेनमेंट नहीं कराएंगे, वो नहीं वाकई जाएंगे। यू थिंक ये सब पेड लोग हैं? नहीं, सब नहीं होंगे, उनके वोटर्स भी हैं, उनके सपोर्टर्स भी हैं। आपने ठीक कहा गुजरावाला उनका हब भी है, और यहीं पे जब धरने 14 अगस्त की आज़ादी मार्च पे वज़ीर आज़म उस वक्त जब गुजरे थे अपना कंटेनर लेके, तो यहीं हमारे पे पथराव भी हुआ था। इन्होंने अपने वो सारे गुल्लू भट्ट और जितने गुंडे हैं वो छोड़े भी थे। वो अटैक आपने भी देखा है कि किस तरीके से पथराव हुआ था और किस तरीके से सारा खराबी की थी। तो बंदे अब सिंध से उठकर आ रहे हैं, लोग काफिलों के काफिले लेकर आ रहे हैं, उनकी लॉजिस्टिक्स यहाँ पे I-8 के सामने जो परेड वो है ग्राउंड है, उसमें एक जलसा किया था पीपल्स पार्टी ने दिसंबर में, और उसमें आपको याद होगा जरदारी साहब ने ऐसे कर करके तो मियाँ साहब के खिलाफ सबसे ज्यादा बात की थी, गो नवाज गो के नारे भी लगाए थे। उस वक्त भी सारा काफिले जो हैं वो सिंध से ही आए थे। अच्छी बात है, आने चाहिए। एक चीज मैं और सिर्फ कह दूं, मुझे जो जुबैर साहब ने 1-2 बातें की, उन्होंने कहा जी आप फिक्र ना करें, लोग 2-2:30 बजे तक भी यहीं होंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा उम्मीद की आखिरी किरण है। तो वो जो पीछे इतने बड़े सूरज साहब की तस्वीर उन्होंने लगाई है जिनका नाम मौलाना फजलुर रहमान है, और वो जो चांद बिलावल साहब तशरीफ लाए हुए हैं, वो क्या सारे आज मिल के मेहमान अदाकारी करें या मिल के सारे मरियम साहिबा को लॉन्च करें? सवाल है मेरा। दूसरी बात ये है कि हमारा तो जो तहरीक थी, आपने अभी सवाल भी किया कि आगे क्या होगा, ये मोमेंटम बनेगी। तहरीकें किसी नजरिए पे चलती हैं, तहरीकों के पीछे कोई उसके लोगों के मफादात होते हैं। ठीक है, कैसी तहरीक है जिनको जो एड्रेस करने वाले हैं वो खुद लंदन बैठे हैं, कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, और बीबी की इन्होंने कहा कि किसी वक्त भी गिरफ्तारी, तो याद करा दूं कि वो भी पाकिस्तान की अदालतों की वो बेल पर है, और पाकिस्तान की कोर्ट्स ने उनको कंडीशनल बेल दी थी अपने वालिद साहब की खिदमत। एक और सिर्फ बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनके खिलाफ हमने केस भी किया था, क्योंकि इनके ऊपर सियासत करने पे पाबंदी लगाई हुई। ये उस
फैसले की वायलेशन कर रही हैं। राइट, लेकिन इस वायलेशन को काफी सपोर्ट जी, ये वही एग्जैक्ट काम कर रही है जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ फैसला आया था कि वो सियासत में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उस फैसले के अगेंस्ट मोहतरमा ने अपनी पार्टी का ओहदा भी रखा हुआ है और वो बाकायदा सियासत भी कर रही है, और ये पाकिस्तान की अदालतों का और कानून का और आइन का बेहतरीन तरीके से अब अपने सर कामरान साहबा को प्लीज बीच में आपने मुदाखलत नहीं करनी, उनको आप अपनी बात करने दें। उन्होंने बिल्कुल नहीं किया आपकी बात होते हुए। एंड वेलकम बैक। सर कामरान साहबा, ओवर टू यू। क्या वजह है कि ऑपोजिशन के आज के एहतजाज को बड़ी पजीराई मिल रही है भारतीय मीडिया में भी, और वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि फौज के खिलाफ ऑपोजिशन का एहतजाज है। सबसे पहले मैं फरिया कहूँगी कि हमें जो है ना इस जहनियत और इस सोच से आगे बढ़ जाना चाहिए, वरना इमरान खान अहमद नियाजी के अफवाज पाकिस्तान के बारे में वज़ीर आज़म बनने से पहले और वज़ीर आज़म बनने के बाद जितने स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं समझती हूँ कि उनका अगर एहतसाब और उनका जायज़ा लिया जाए तो वो तो शायद पाकिस्तान में एक दिन भी रहने के काबिल ना हो, और उन पर वाकई वो मुकदमे बने जो वो दूसरों पे मुकदमे बना रहे हैं। भारतीय मीडिया ने वो भी कवर किया था जब इन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी का पर्चा काट दिया था। मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ फरिया कि आज का जो जलसा है वो पाकिस्तान के इस्तेकाम और सालमियत का जलसा है। हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि हुंडी से पैसा भेजो, हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि बिल चला दो, हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि पार्लियामेंट पे हमला करो, हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि अमलाक जला दो, हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि आला अदलिया के ऊपर कपड़े सुखा दो। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा जो आज हुआ है कि आधी आबादी पाकिस्तान की सतह गुर्बत के नीचे चली गई है। इमरान खान अहमद नियाजी साहब ने इंडोर्स किया है और हर रोज़ इंडोर्स करते हैं कि वो जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने जितने वादे अवाम के साथ किए वो सब झूठे थे, उन्होंने जितनी बातें की वो सब झूठी थी। आज पाकिस्तान खारजी सतह पे तनहा अटैक करने वालों के तो आप साथ खड़े होकर जलसा करने लगी है। किस किस्म की बातें कर रही हैं? खातून, इनका प्रॉब्लम यही है, इनको ना अखलाकी तरबियत में बहुत कमी है। सबसे ज्यादा इन्होंने पाकिस्तान की अखलाकियात तबाह की हैं। इनके लहजे, इनकी गुफ्तगू, इनकी तरबियत के आकाश हैं। ना इनके अंदर सब्र है, ना तहम्मुल है। और आज तो मुझे बिल्कुल पता है, आज तो मुझे बिल्कुल पता है, पर आज तो मुझे पता है इनकी परेशानी और घबराहट क्या है। आज मुझे इनकी घबराहट और परेशानी बिल्कुल पता है। बीबी को क्या कहते थे, अगर आप वाकई भुट्टो खानदान की फॉलोअर थी या पीपल्स पार्टी की थी तो फिर तो आपको आज तकलीफ हो रही होती। आपको अगर आप जरदारी लीग का हिस्सा है तो फिर इनको चौराहे पे बिठा देंगे। आज चौराहे पे चिल्लाने वाली हैं। आज जो इनकी ज़हनी हालत है ना, ये चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाने वाली हैं। मुझे पता है घबराहट बहुत है। ज़हनी हालत तो आपकी फारिग हुई हुई है, ना ज़हन सही काम कर रहा, ना जुबान। घबराहट दोनों लीडरान जो है वो लिख के दे चुके हैं इनको दिमागी मसाइल है। बोले जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, तो उनके फॉलोअर्स का भी यही हाल होता है। आप जो ना, मुझे लगता है कि आपको शदीद ज़हनी इलाज है। जान आपके लहजे में, आपकी गुफ्तगू में जान है। दुनिया ने देख लिया। मैं आपकी सतह पे नहीं जा सकती। सॉरी फरिया, मैं सतह पे नहीं जा सकती। चिल्लाने दें इनको। पीटीआई को या इमरान खान को बातें करते थे, आज वो खुद चाहते हैं। प्लीज प्लीज, आज आप सब भाई भाई हो गए जो कल एक दूसरे को गालियां देते थे और आवाम के लुटम के लुटेरे कहा करते थे। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? ओके, द क्वेश्चन टू यू सर कामरान साहब कि बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज साहिबा में पहली तकरीर कौन करेगा और बाद में कौन करेगा? देखिए, बात ये फरिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर तकरीर की अपनी अहमियत है। वहाँ तमाम जो है वो रहनुमा है, तमाम अपनी अपनी पार्टी के सरबराह है। बात यह है कि पैगाम किसका कितना मौसर है और किस तरीके से अवाम उस पैगाम को लेती है। आज अगर हम ये देखें कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज